एक बात यह आई सामने कि जो पात्र उम्मीदवार होंगे नागरिकता के लिए, सभी लोग मतलब सभी पात्र उम्मीदवार जो होंगे वो सब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट? तो संबंधित देश मतलब जिस देश के भी निवासी हों, ठीक है, वहां का दस्तावेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, संबंधित देश का दस्तावेज चाहिए होगा उनको। संबंधित देश का मतलब कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन सा है? म्यांमार, म्यांमार और श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, जो दस्तावेज होंगे वो इन तीनों देशों के से संबंधित होंगे। दस्तावेज में रहेगा क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो दस्तावेज होगा वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, किराएदारी रिकॉर्ड, किराएदारी रिकॉर्ड ये हो सकता है। देखेंगे तो पहचान पत्र, पहचान पत्र भी चलेगा। लाइसेंस हो तो भी चलेगा। ठीक है, लाइसेंस या फिर स्कूल प्रमाण पत्र, स्कूल शिक्षा प्रमाण पत्र जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन है फिर पात्रता किसको मिलेगी या फिर पात्र कौन है? तो पात्रता जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसमें 6 धर्म के लोगों के लिए है। ये कौन कौन है उसमें? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 धर्म के से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा। ठीक है ना, इनमें से कोई भी मतलब इन सब के लिए है, खुला हुआ है। सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आता। कि 31 दिसंबर 2014 पात्रता में ही 31 दिसंबर 2014 से पहले आप भारत आए हों अगर, ठीक है, घूमे टहले होंगे, बात समझ रहे हैं? 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो इन तीनों देशों में पलायन कर गए हैं, ठीक है, बात तब की है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई उत्पीड़न हुआ है तो ये वहां से विभाग के आए 31 दिसंबर 2014 से पहले, लेकिन यही ड्यू डेट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते, ठीक है, वो इन तीनों देशों से भारत आए हों अगर भाग के, साथ में ये धर्म के होने चाहिए। 31 दिसंबर 2014 है या फिर इससे पहले की बात है, ये शर्त याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब इसमें भी हमको ऐसे नहीं कि आप मतलब कि आप आ गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप आए हैं तो उसके साथ साथ आपके पास कुछ भारतीय दस्तावेज भी होने चाहिए। भारतीय दस्तावेज क्या होने चाहिए आपके पास? भारतीय दस्तावेज में आपके पास पासपोर्ट, वीजा, ठीक है, जनगणना स्लिप, जनगणना स्लिप होनी चाहिए, पैन कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए आपके पास, बिजली बिल होना चाहिए, बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए, तब आप देश के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप भारत के नागरिक बन भी गए। इसके अलावा भी ये सारी पात्रता का पालन करने के बाद भी क्या किया जाएगा, एक
समिति द्वारा उसकी जांच भी कराई जाएगी, क्या ये योग्य हैं नागरिकता प्राप्ति के। इन सब के बाद उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है, ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है भाई, ठीक है। इसके माध्यम से इस वाले अधिनियम में संशोधन किया गया। ओके, 2019 में क्या मामला बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते पलायन कर गए हों, यही उसमें प्रावधान था। ये लिखिएगा, इन समुदाय मतलब ये उपरोक्त जो समुदाय हैं, इन समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले से छूट दी जाएगी। अब ये जो दोनों अधिनियम अभी हमने पढ़े, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, ये दोनों अधिनियम क्या करते हैं भाई कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहां रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है कि आपराधिक मामले छूट जाएगी मतलब हैं विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, ठीक है। ये क्या प्रावधान करते हैं भाई, लिख लीजिए। तो ये दोनों अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने, एक मिनट क्या बोले, ये दोनों सर? हाँ, भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी ठीक है, होने के बाद भी यहां रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। निवास की अवधि इसमें क्या बताई गई थी, निवास करने की अवधि मतलब कितने साल तक आप रहेंगे तब आपके लिए ये सारे प्रावधान होंगे। पहले तो होता था कि 12 साल तक आपको रहना चाहिए, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 6 साल। 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, रहने की अवधि को। ओके, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान समय में देशीकरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम क्या है? वर्तमान समय में अभी जो चल रहा है, इसको लागू होना, ये लागू होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक होगा जो पिछले मतलब 14 सालों में 11 साल तक भारत में ही रहा होगा। वर्तमान का जो नियम है वो ये कहता है, या फिर पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो, एक ये भी प्रावधान है। और याद रखना है CAA उन पर बिल्कुल नहीं लागू होता है जो पहले से भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जो पहले से भारत के नागरिक हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है, ठीक है। ओके, दस्तावेजों में ना ये जो यहाँ के संबंधित दस्तावेज है ना, उनमें एक और आप अपना नोट कर सकते चाहे तो यही कहीं पर नोट करिएगा, यही सब पे कहीं पर नोट करिएगा कि कोई भी दस्तावेज जो ये दर्शाता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी में से कोई भी एक इन तीनों देशों में से किसी भी एक के नागरिक हैं या फिर पहले से रहे हों, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अब उनको उनके पास भारत का भी कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। तो हमने क्या बताया है, आगमन पर वीजा, आवर्जन टिकट,
ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। या फिर एक शब्द है एफआरआरओ। एफआरआरओ क्या है? विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। फिर इसको सबसे बड़ा प्रमाण पत्र शादी वाला, ठीक है। आवेदक को 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जानकारी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा, मतलब आवेदन हमने ऊपर ही बता दिया है कि ऑनलाइन होगा आवेदन, है ना। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आप ऐसे लिख सकते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेब पोर्टल के माध्यम से, ये आप लिख सकते हैं, ये इसका वो है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा, लिख लीजिएगा अगला पॉइंट इसी में, केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वही उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी, है ना, जो जांच पड़ताल करेगी, ठीक है। छूट वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। छूट वाले तो ये सभी भारत के किसी भी राज्य में आते हैं। छूट वाले लिख लीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई है, ठीक है, लीजिएगा। आसाम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिला और त्रिपुरा का आदिवासी क्षेत्र, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र के जिले, आदिवासी क्षेत्र के जिले शामिल होंगे इसमें। जैसे सीधे सीधे कहा गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक होने चाहिए, और उसमें भी कौन होने चाहिए? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मतलब यह है, इन तीनों देशों में मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है, ऐसा इनका मानना है भी, ठीक है। मानना क्या है? मुस्लिम बाहुल जनसंख्या है, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक उत्पीड़न के शिकार भी हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब कुछ ही धर्म, विशेष धर्म के लोगों को ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है उनके लिए, और कुछ ही देशों को इसमें शामिल भी किया गया, ठीक है। एक बात तो ये हमको याद रखनी पड़ेगी। अब बात कर लें तो इसकी आलोचना भी हो सकती है, आलोचना कुछ मामलों में हो सकती है। इसके आलोचना की अगर हम बात करेंगे तो जैसे किसी विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है, विशेष समुदाय को लक्षित किया गया है ना, खिलाफ है। ये जो नागरिकता कानून है ना, वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, है ना, सबको समान अधिकार प्रदान करता है। तो यहां पर किसी विशेष समुदाय को लेकर क्यों? बात समझ रहे हैं? इसकी आलोचना हो सकती है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति इसकी भेदभावपूर्ण है भाई। भेदभावपूर्ण क्यों है? किस मामले में भेदभावपूर्ण है? श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, और म्यांमार में भी कुछ है ऐसे रोहिंग्या हिंदू, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको नहीं शामिल किया गया इसमें। श्रीलंकाई तमिल को और म्यांमार के रोहिंग्या हिंदू को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इस मामले में भी इसकी आलोचना है कि ये इसकी जो प्रकृति है वो भेदभावपूर्ण है, ठीक है। एक चीज और आप देख सकते हैं, द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये जो 3 देश हैं ना हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है, इसमें एक सवाल ये आता है कि आसाम समझौता क्या है? आसाम और CAA की अगर बात करें
तो असम में एक समझौता हुआ था 1985 में, असम समझौता हुआ था 1985 में। 1985 में एक समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को किसी भी मामले में, सॉरी, किसी भी धर्म के हों, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। असम समझौता 1985 का ये प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अगर किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, कोई भी हो, मुस्लिम, उन सबको निर्वासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यहां नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अब ऐसे मामले में कहीं ना कहीं ये सीए के इतर है, लेकिन हमने एक चीज और पहले ही बता दिया आपको, उसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। हमने क्या बताया था कि अनुसूची, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को छूट दी गई है ना। और छठी अनुसूची में जो कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना। तो इन 4 राज्यों को इस मामले में छूट दी गई है, भाई वो अपने हिसाब से देखेंगे उसको। बाकी किसी भी राज्य को, बाकी राज्यों को बहुत सीमित शक्ति दी गई है इस नागरिकता कानून के मामले में। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये जो सीए कानून है ये पूरे देश में एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करता है। जैसे क्या होता था भाई, ये 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले कोई अगर आया होगा तो वो भारत का नागरिक है। ठीक ना, इसका ये भी याद रखना। लेकिन यहां पर इस समझौते के तहत या जो विशेष प्रावधान है उसको ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, पूरे राज्यों को छूट नहीं दी गई है, थोड़ा सा भी सोचे रखना। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गई, पूरे राज्यों को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि आसाम में सिर्फ कार्बी आंगलोंग जिला ही नहीं है, मेघालय में सिर्फ गारो हिल्स ही क्षेत्र नहीं है, है ना, मिजोरम में सिर्फ चकमा एक जिला नहीं है, और भी जिले होंगे वहां पे। बात समझ आए ना। ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा हो गया आपका नागरिकता कानून हो गया। ठीक है, कल अभी आया था तो मसरूफा बोली थी बात करने के लिए, तुम कहे ठीक है।